तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई बार कहानी के दौरान मैंने आप लोगों के सामने ये जिक्र किया था कि कई ऐसे साइंटिफिक टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में या फिर उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद मिलती है, जैसे ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट। हालांकि अदालत में ये सबूत माने नहीं जाते, लेकिन फिर पुलिस क्यों कराती है? उसकी वजह ये होती है कि ब्रेन मैपिंग या फिर झूठ पकड़ने वाली मशीन के ज़रिए पुलिस कुछ उन चीज़ों को उस दिमाग से बाहर निकालना चाहती है, उसके दिल से, जो किसी सबूत तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और ये पुलिस अक्सर करती रहती है। आज की जो कहानी है वो बड़ी अजीब कहानी इस मायने में है कि पहले तो ये कि एक पति के ऊपर एक पुलिस ये इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल किया। ठीक है, ऐसे हज़ारों केस हैं जिसमें हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया है, वाइफ ने भी हस्बैंड का मर्डर किया। लेकिन जो दूसरा इल्ज़ाम था वो ये था कि इस हस्बैंड ने अपनी वाइफ का सिर्फ मर्डर नहीं किया बल्कि रेप भी किया। हालांकि कानून ये कहता है कि अगर वाइफ कंप्लेन कर दे और उसकी मर्ज़ी ना हो तो उसके साथ की गई ज़बरदस्ती रेप की ही कैटेगरी में आता है, चाहे फिर वो हस्बैंड क्यों ना हो। लेकिन यहाँ ये बड़ा अजीब था कि शादी को इतने बरस हो गए, मतलब करीब 18 बरस से ज़्यादा, और उसके बाद उस पति पर अपनी ही पत्नी का मर्डर और फिर रेप करने का इल्ज़ाम लग रहा है। और फिर कैसे पुलिस एक क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करती है। क्लोज़र रिपोर्ट मतलब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला फिर बाद में, और उसने कहा भाई इस केस में कुछ नहीं बंद कर दो। और वही क्लोज़र रिपोर्ट फिर कैसे सबूत पैदा करता है, और फिर कैसे पुलिस उस केस के अंजाम तक पहुँचती है। कैसे जो इस केस के असली गुनहगार हैं वो लगभग 11 सालों तक हर दिन ये सोचकर घर या दफ्तर जाते हैं कि पता नहीं कब पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक दे दे। लेकिन इंतज़ार लंबा होता है, 11 साल बीत जाते हैं, और 11 साल बाद जब इस कहानी की सच्चाई सामने आती है तो फिर वो एक अजीब सच्चाई होती है। ये कहानी बेंगलुरु शहर की है। बेंगलुरु शहर में एक शख्स एक बैंक में मुलाजिम थे, बैंक में काम किया करते थे। उनकी वाइफ एक प्राइवेट फर्म में रिसर्च का काम किया करती थी। एक बेटी थी, बात 2011 की है, तब बल्कि 2013 की है, तब बेटी 12th क्लास में थी। पति पत्नी और बेटी इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन 12 फरवरी 2013 को इन बैंक मुलाजिम की पत्नी घर से निकलती हैं और उसके बाद घर नहीं लौटती। शाम हो जाती, घर नहीं लौटती। पति और बेटी को फिक्र होती है, फ़ोन करते हैं मोबाइल पर, मोबाइल स्विच ऑफ। अब रात हो गई, देर रात तक जब पत्नी नहीं लौटी और कहीं कोई खबर नहीं, तब पति जाता है पुलिस स्टेशन और जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर देता है। अब पुलिस मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके बैंक मुलाजिम की पत्नी की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पत्नी मिलती नहीं। 12 के बाद अब 13, 14, फिर 15 फरवरी की तारीख आ जाती है, ठीक वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट डे 15 फेब। अचानक उसी बेंगलुरु में एक हाईवे के करीब एक लावारिस लाश मिलती है। लाश एक महिला की थी। कुछ राहगीर पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसको मॉर्चरी ले जाया जाता है। अब मुर्दा घर में लाश रख दी गई। चूँकि उसी बेंगलुरु में एक मिसिंग कंप्लेंट 3 दिन पहले दर्ज हुई और जो लाश मिली थी वो काफ़ी कुछ मैच कर रहा था उस डिस्क्रिप्शन से जो उसके पति ने बताया, तो पुलिस को लगा कि कहीं ये वही महिला तो नहीं है। पति को फ़ोन किया गया, कहा गया आप मुर्दा घर आइए, और एक लाश मिली, उसे पहचानिए। पति अब पहुंचता है मुर्दा घर। मुर्दा घर जाने के बाद वो लाश को अब देखता है और रोने लगता है। कहता हाँ ये उसकी पत्नी की लाश है। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, एक नया खुलासा होता है। पता चलता है कि इस महिला की गला घोंट कर हत्या की गई, कुछ जख्म के भी निशान है, किसी नुकीली चीज़ से मारा गया, और इस महिला के साथ रेप भी हुआ है, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। अब ज़बरदस्ती की गई और मर्डर, वो भी एक हाई प्रोफाइल केस एक तरह से, क्योंकि एक बैंक के अच्छे खासे अफसर की बीवी और वो भी रिसर्च कंपनी में काम करने वाली है। पुलिस केस की तफ्तीश शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 2013 का ये मामला था, 2015 आ गया, 2 साल हो गए। पुलिस को कोई क्लू ही नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला।
इधर पति बेचारा रोज़ाना पुलिस स्टेशन जाए, पूछताछ करे, कोई फ़ायदा नहीं। अब जब 2 साल बीत गए और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं ये सबूत घर के अंदर ही मिलेगा। और अब पुलिस को शक किसी और पे नहीं बल्कि उसी पत्नी के पति पर ही होने लगा। अब पुलिस उसे घंटों बुलाती पुलिस स्टेशन में, पूछताछ करती। अब चूंकि वो बाप बेटी अकेले रह गए थे, पत्नी की मौत हो गई, तो वो भी पुलिस स्टेशन क्या अकेले जाए, अपनी बेटी को साथ ले जाता। अब वो 12th की स्टूडेंट, पढ़ाई भी करनी है, वो बेचारी वहीं पुलिस स्टेशन के बेंच पर बैठ के अपनी स्टडी कर रही होती है और बाप 10-10, 15-15 घंटे पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं। मेंटली टॉर्चर एक तरह से। ये सिलसिला कई दिनों तक पूछताछ का चला। उसके बाद मई 2015 इन पूछताछ के बाद पुलिस की एक टीम अब इस बैंक अफसर के घर पहुंचती है। वहाँ पहुँचने के बाद तलाशी लेती है, कई सैंपल उठाती है, नमूने उठाती है। अपने साथ फॉरेंसिक टीम को भी ले गई थी। 2 साल बाद जब वो महिला गायब हुई और लाश मिली, उसके 2 साल के बाद अब वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं, फॉरेंसिक वाले कई सैंपल ले जाते हैं। बाद में फॉरेंसिक की टीम पुलिस से कहती कि उन्होंने फ्लोर से कुछ जो सैंपल उठाए उसमें ब्लड स्टेन मिला, खून के निशान, और ये काफ़ी पुराना है, 2 साल ऑलरेडी केस को हो चुका था। तो अब पुलिस जो है कहती है कि आप चेक कीजिए किसका ब्लड है। तो अब फिर फॉरेंसिक टेस्ट होता है, DNA सैंपल लिया जाता है और आखिर में रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि ये ब्लड उसी गुमशुदा महिला की है, यानी बैंक अफसर की पत्नी की। अब घर के अंदर से ब्लड के निशान मिले, फॉरेंसिक रिपोर्ट मैच करके ही पुलिस को लगा कि पति ही कातिल है। ऐसे में यही होता है। अब जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, और अब तक 2 साल में कोई और क्लू, कोई सबूत, कोई विटनेस, कोई गवाह तो मिला नहीं। बेंगलुरु पुलिस को लगा चलो यही अच्छा मौका है, सबूत मिल गया, ब्लड स्टेन घर के अंदर और उसी की पत्नी के। इसका मतलब कि कत्ल घर के अंदर ही हुआ था। और ये तय था कि जिस जगह से लाश मिली थी झाड़ियों में हाईवे पर, वो वहाँ पे लाश लाकर डंप किया गया, मतलब कत्ल कहीं और हुआ था। तो अब उसी महिला के घर से ब्लड स्टेन मिलने के बाद पुलिस ने तार जोड़ लिए कि इस महिला का कत्ल इसी घर में हुआ और लाश को ले जाकर हाईवे पे फेंका गया। अब घर में कत्ल हुआ तो कातिल कौन हो सकता सिवाय पति के। लिहाजा पुलिस ने मई 2015 में ही अपनी ही बीवी का कत्ल और रेप करने के इल्ज़ाम में पति को गिरफ्तार कर लिया। पति को गिरफ्तार करने के बाद उससे पुलिस कस्टडी में पूछताछ हुई, फिर जुडिशियल कस्टडी में उसे जेल भेज दिया गया। अगले 73 डेज, 73 दिन तक पति अब जेल में है और पुलिस इधर बेफिक्र की चलो केस तो सुलझ गया। लेकिन 73 दिन हो गए, उसके बाद अब ये हुआ कि भाई घर में सिर्फ ब्लड के कुछ स्टेन मिले, कुछ बूंदें मिली और वो उस महिला से मैच की। इसके अलावा क्या सबूत है, मोटिव क्या है मर्डर का? दलील ये भी दी गई कि भाई एक कोई शख्स जब अपने घर पे रहता है, हम आप कोई भी, तो कई बार ऐसा होता छोटी मोटी चोट लगती है, कई बार आप शेव कर रहे हो तो आपका कट जाता है, ब्लड गिरने लगता है। महिलाएं घर का काम कर रही हैं, सब्जी काट रही हैं, तो फिर कहीं चाकू से उंगली या कुछ कट जाता है तो ब्लड गिरने लगता है। ठोकर लग गई, चोट लग गई तो ब्लड गिर जाता है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उस घर के फ्लोर पे जो ब्लड मिला वो किसी ऐसी हादसे का हो, छोटी मोटी चोट लगी हो? उस ब्लड स्टेन से ये कैसे आप प्रूव करोगे कि ये कत्ल के दौरान हुआ ब्लड था और कातिल पति है? क्योंकि उस खून के निशान के अलावा और कोई कड़ियाँ पति तक जाकर जुड़ ही नहीं रही है। यही दलील कोर्ट में दी गई और पुलिस के पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ब्लड पत्नी का है। अदालत को भी लगा कि इस हल्का है। आखिरकार 73 दिन के बाद पुलिस को मजबूरन कोर्ट में कहना पड़ा हमारे पास कोई और सबूत नहीं है और पति को अदालत ने छोड़ दिया। अब पति अदालत से बाहर आया, पुलिस ने कुछ दिन तक और खाना पूरी की। फिर पुलिस को भी लगा कि अब क्या करें, कुछ लीड मिल नहीं रहा है। इस दौरान में जब पति बाहर आया तो उसके बाद सीधे वो कर्नाटक हाई कोर्ट को मूव कर जाता है। कर्नाटक हाई कोर्ट जाने के बाद कहता है कि अब 3 साल हो गए मेरी पत्नी की गुमशुदगी को, उसके कत्ल को, लेकिन बेंगलुरु पुलिस अभी तक कातिल को नहीं ढूंढ पाई, उल्टा मुझे ही फंसा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि असली कातिल को तलाश किया जाए, उसे सज़ा मिले और इस केस की जांच ढंग से हो। कर्नाटका हाई कोर्ट ने पति की फरियाद सुनी और फिर ऑर्डर दिया कि वहाँ की CID
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इस मामले की जांच करेगी। अब ये मामला सीआईडी को पहुंच गया। सीआईडी में मिस्टर एमआर बाबू एमआर ये इसके आईओ तैनात किए गए। अब उन्होंने तफ्तीश शुरू की। 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल में तमाम सबूत, सारी चीज़ें तो अब धुंधा चुकी हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था, तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश करते रहे, लेकिन कई महीनों की तफ्तीश के बाद एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब सीआईडी ने भी हाथ खड़े कर लिए। उसने कहा कि इस केस में कुछ है नहीं, तो भाई अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देते हैं। तो जितनी भी गवाहियाँ हुई थी, जितनी भी पूछताछ हुई थी, जो भी जिन लोगों से, उन सब के वो केस में फाइल बनाकर, और आखिर में जो पुलिस थी सीआईडी, उसने कोर्ट में ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि हम इस केस की असलियत तक नहीं पहुंच पाए, हमें नहीं पता कि कातिल कौन है। अब ये सारी चीज़ें पहुंच गई, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट है, कोर्ट को अभी फैसला लेना है। लेकिन इसी दौरान एक बड़े पुलिस अफसर की नज़र उस क्लोजर रिपोर्ट पर पड़ती है, जो सीआईडी के ही है, बॉस हैं, टॉप बॉस। अब उन्हें पता है कि अर्जी कोर्ट में दे दी गई, इस केस को बंद कर दो, और वो क्लोजर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। क्लोजर रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते अचानक एक फ़ोन नंबर पर जाकर उनकी नज़र टिकी, और उस फ़ोन नंबर को जब उन्होंने देखा, और उस फ़ोन नंबर और उसके आगे कुछ मैसेजेस के बारे में लिखा हुआ था, टाइमिंग, डेट, जब उन्होंने उसको देखा तो उनकी थोड़ी सी मतलब भवें तनी, और उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ एक फ़ोन नंबर और कुछ मैसेज। अब क्लोजर रिपोर्ट अदालत में है, अदालत को फैसला लेना है। इधर टॉप बॉस जो है सीआईडी का, वो उस क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ रहा है, और एक नंबर पर जाकर वो रुक गया। अपनी टीम को बुलाता है, आईओ को बुलाता है, और कहता है कि ये जो एक नंबर है, ये किसका है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अब तक उस नंबर को यूं ही छोड़ दिया गया था। अब जब उस कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि एक मिस्टर मूर्ति हैं जिनका नंबर है, और मिस्टर मूर्ति उसी बैंक के एक्स मैनेजर थे जिस बैंक में इस लेडी के हस्बैंड काम किया करते थे। और तफ्तीश की गई तो पता चला कि मूर्ति का इस मैनेजर और उसकी गुमशुदा या मर चुकी वाइफ के साथ फैमिली फ्रेंड टाइप का एक रिश्ता था। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तब टॉप बॉस ने अपनी टीम को बताया कि ध्यान से देखो तुम, जिस 12 फरवरी 2013 को वो लेडी गायब हुई, उसी 12 फरवरी 2013 को मूर्ति ने, जो बैंक का एक्स मैनेजर है, 7 कॉल और कई मैसेजेस एक नंबर पर किया। और जिस नंबर पर वो किया, ये सारी चीज़ें तो अब तक थी, लेकिन ये इससे आगे नहीं हुआ कि जिस एक नंबर पर उसने एक ही दिन में उसी वक्त 7 कॉल और मैसेजेस किए, जिस फ़ोन नंबर पर किया, वो फ़ोन नंबर किसका था और वो उस वक्त कहाँ था। ये कड़ियाँ मिसिंग थी। एडीजी ने कहा कि अब इस केस में तो कुछ रखा नहीं है, लेकिन ये चूँकि उसी सेम डे का जिस दिन वो लेडी गायब हुई, और इस मूर्ति के मोबाइल की जो हिस्ट्री बता रही है वो ये बता रही है कि जिस दिन इसने ये 7 कॉल किए बैक टू बैक और मैसेज किए, उससे पहले उस नंबर पर उसने कभी फ्रिक्वेंटली इतनी बात ही नहीं की, न मैसेजेस किए। तो वारदात वाले ही दिन ऐसा क्यों, ये अनयूजुअल था। तो अब पुलिस को लगा कि चलो एक सिरा मिला पकड़ते हैं। तो मूर्ति ने जिस नंबर पर ये मैसेज और कॉल किए, अब उस नंबर को निकाला गया, फिर उस नंबर की डिटेल निकाली गई, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली गई। जब वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकली तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। पता चला कि मूर्ति ने जिस शख्स को ये फ़ोन और मैसेज किया था, उस दिन उस वक्त उस शख्स का लोकेशन सेम वही हाईवे की झाड़ियाँ थी जहाँ से उस लेडी की लाश मिली थी। अब एक एक्स बैंक मैनेजर, वो उस गुम या डेड लेडी का फैमिली फ्रेंड, और सेम डे 7 कॉल और मैसेज, और उस मैसेज और मोबाइल का जिसको उसने किया उसका लोकेशन वो जगह जहाँ से लाश बरामद हुई, कड़ियाँ जुड़ रही थी। अब पुलिस ने कहा कि यहाँ तक तो कड़ियाँ जुड़ गई, अब वो शख्स कौन है जिसको गुरुमूर्ति ने फ़ोन किया, क्योंकि अब पुलिस यहाँ पे बड़े संभल के कदम रख रही थी।
सिर्फ ब्लड स्टेन पर पति को उठा लिया, अब उसे लगा सिर्फ कॉल और मैसेज पे उठा लूँगा, इत्तेफाक भी हो सकता है कि उसका लोकेशन वहाँ हो, हाईवे है, तमाम लोग गुजरते हैं। तब उस शख्स को पहले चेक करो। तो पुलिस ने चेक किया तो पता चला जिसको 7 कॉल किया गया था, मैसेज किए गए थे, उसका नाम था दीपक चन्नप्पा। और दीपक चन्नप्पा एक स्नूकर ट्रेनर था, स्नूकर सिखाता था एक क्लब में, और उस क्लब में अक्सर मूर्ति जाया करता था। अब पुलिस पहुंचती है दीपक के पास, दीपक को उठाती है पूछताछ के लिए, और फिर उससे पूछती है उस लेडी की मिसिंग, और बताती है कि तुमको 12 फरवरी 2013 को इस वक्त इतने कॉल और मैसेज किए गुरुमूर्ति ने, तुम्हारा लोकेशन वहीं था जहाँ पे लाश मिली। उसने वही कहानी सुनाई कि एक इत्तेफाक हो सकता है, मैं अक्सर उधर से गुजरता हूँ, उस दिन भी गुजर रहा था, और इसके अलावा कोई पुलिस के पास सबूत भी नहीं। पुलिस ने उससे काफ़ी पूछताछ की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया ढंग का। तब पुलिस ने फैसला किया कि इसको झूठ पकड़ने वाली मशीन के आगे बिठाते हैं और इसकी ब्रेन मैपिंग करते हैं, ताकि इसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है और ज़ुबान पे क्या है। अब इसके बाद पुलिस ने, उसे पता था अदालत पे तो ये माना नहीं जाएगा, लेकिन क्या पता कुछ और उगल दे जो होश में नहीं बोल रहा है। अब उसकी ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट से उसको गुजारा गया। जैसे ही उसको गुजारा गया, वो अचानक पूरी कहानी बोल देता है जो होश में नहीं कह रहा था। वो कहता है कि ये उस लेडी का मर्डर और रेप मूर्ति ने किया, मैंने भी किया, लेकिन हमारे अलावा एक और शख्स है और उसका नाम है हरि प्रसाद, हम तीनों ने किया। उसके बाद वो पूरी कहानी बता देता है। अब पहली बार पुलिस को उसकी ज़ुबान से कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन पुलिस को ये भी पता है कि जो बोल रहा है, जो बक रहा है, कोर्ट में तो माना नहीं जाएगा। अब उससे रिलेटेड एविडेंस और सबूत चाहिए। तो पुलिस हरिप्रसाद को ढूंढती है, हरिप्रसाद मिल जाता है। हरिप्रसाद को भी सेम ब्रेन मैपिंग लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजारा जाता है। अब वो कहानी सुनाता है, वो इसके आगे की कहानी बताता है। वो कहता साहब वो उस दिन ऐसा ऐसा हुआ, हम 3 लोग थे, तीनों ने मिल के रेप किया, मर्डर किया, और उसके बाद जो मोती साहब की गाड़ी थी, ऑल्टो थी, उसकी पिछली सीट पर उस लेडी की बॉडी को ले जाकर मैंने ही हाईवे पर फेंक दिया था। अब यहाँ पुलिस को एक नया सबूत मिला कि एक ऑल्टो कार जिसके अंदर बॉडी रखी गई, ब्लड भी गिर रहा था, तो उस कार में से भी कुछ ऐसे स्टेन या सबूत मिल जाए जो काम आ सकते हैं। अब पुलिस पता करती है बड़ी खामोशी से कि वो ऑल्टो कार कहाँ है। अब बदनसीबी ये कि जब पुलिस को पता चलता है कि कुछ, बल्कि इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद ही गुरुमूर्ति ने वो कार बेच दी। अब किसको बेची, उस नए मालिक का पता किया जाता है। अब पुलिस उस नए मालिक तक पहुंचती है। अब ये भी डर था कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है, पता नहीं उसने अपने हिसाब से क्या क्या चेंज कराया होगा, लेकिन पुलिस पहुंची तो पुलिस का मुकद्दर ने साथ दिया। उस गाड़ी के सीट कवर जो थे वो 10 के 10 थे, खरीदने वाले ने बदला ही नहीं था। अब फॉरेंसिक की टीम पूरी गाड़ी की जांच करती है। बैक सीट पे जहां हरिप्रसाद ने कहा था कि लाश हमने रखी थी, उस सीट की खासतौर पर जांच की जाती है, और नसीब ये कि उसके स्पंज से जो पीछे की सीट था उस पर कुछ ब्लड के निशान मिले। अब उस ब्लड के निशान को भेजा गया फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, और फिर उसका डीएनए मिलान कराया गया तो पता चला ये उसी लेडी का है जिसका मर्डर और रेप हुआ था। अब पुलिस को एक कार के साथ एक पुख्ता सबूत, उससे पहले ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट के वो बयान, और उस बयान को कोलैबोरेट करते हुए, उस बयान की पुष्टि करते हुए ये ब्लड वाले सबूत मिले। अब इसके बाद पुलिस गुरुमूर्ति को उठाती है, अभी तक नहीं उठाया। अब उससे पूछताछ होती है। जब गुरुमूर्ति को पता चलता है कि दीपक और हरिप्रसाद दोनों पकड़े जा चुके हैं, दोनों बयान दे चुके हैं, सीट से ब्लड मिलने की बात सामने आ गई, तो फिर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो वो पुलिस से कहता है कि मैं 11 साल से इंतज़ार कर रहा था कि पता नहीं कब पुलिस मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। आप आए तो सही, पर देर से आए, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक दिन पकड़ा जाऊंगा। फिर बताता है कि वो फैमिली फ्रेंड था, उस अपने बैंक के जो कुलीग साथ में काम करते थे उसकी परिवार में आना जाना था। उसकी बीवी के साथ उसका अफेयर हुआ, लेकिन ये अफेयर बड़ा शुरुआती दौर में था। फिर एक रोज़ उसने उसको अपने क्लब में बुलाया, अपने साथ एक क्लब ले गया। क्लब ले जाने के बाद अब वो यहाँ पे अफेयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि वो दोस्ती थी या प्यार था, एक तरफा था, दोनों तरफ से था, ये क्लियर नहीं था।
तो उसने जबरन उसके हाथ वाथ पकड़ने की कोशिश की। बैंक मुलाजिम की बीवी गुस्सा हो गई, उसने उसे धमकी दी कि मैं अपने पति को बता दूंगी, तुम्हारे बैंक में कंप्लेन करूंगी। उसे गुस्सा आया, फिर उसने उसे मारा पीटा और उसके साथ ज़बरदस्ती की। ज़बरदस्ती करने के बाद फिर उसने फ़ोन किया। दीपक पहले भी थोड़ा बहुत क्राइम के केसेस में इन्वॉल्व रहा, उसने उसको बुलाया, साथ में हरिप्रसाद को बुलाया और उसने कहा कि अगर ये मुंह खोलेगी तो मैं फंस जाऊंगा, तो तुम इसको ठिकाने लगाओ। फिर उन दोनों ने कहा ठीक है मारते हैं, पर उन्होंने कहा कि मारने से पहले मैं भी इसके साथ ज़बरदस्ती करता हूँ। फिर बारी बारी से उन दोनों ने भी ज़बरदस्ती की। इसके बाद उसी के स्कार्फ से उसका गला घोटा। इस दौरान में कुछ छोटे मोटे चाकू थे, उससे वार किया। जब उसकी मौत हो गई तो फिर गुरुमूर्ति ने अपनी कार की चाबी दी हरिप्रसाद को और कहा कि लाश को कहीं ले जाकर जंगल झाड़ी या सुनसान जगह पे फेंका हो। और वो उसी रात 12 फरवरी की रात ले जाकर फेंकाता है। उसके बाद उसे पता था ये गाड़ी भी एक सबूत है, पढ़ा लिखा था बैंक मैनेजर। उसने कुछ दिनों बाद वो गाड़ी ही बेच दी। और इसके बाद अब तीनों बेफिक्र थे, लेकिन एक डर था कि कभी पुलिस आएगी। और उधर पुलिस शुरुआत में कुछ काम ही नहीं कर रही थी और एक बेचारा पति जिसको अपनी ही पत्नी के रेप और मर्डर के केस में 73 दिनों तक जेल जाना पड़ा, अपनी सोसाइटी में रिश्तेदारों में जब उसे पता चला अरेस्ट हुआ है तो उसे बेइज्जती सहनी पड़ी। और वो लौट कर आता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। अदालत के कहने पर यह केस रीओपन होता है और सीआईडी के एक टॉप बॉस की नज़र सिर्फ एक कॉल पर पड़ती है और वो एक कॉल इस पूरे केस को खोल कर रख देता है। करीब 1300 पन्ने की चार्जशीट इस केस में अभी मई 2024 में दाखिल हो गई है। इसमें 3 अक्यूज्ड हैं, गुरुमूर्ति, दीपक और हरिप्रसाद। केस का ट्रायल शुरू हो चुका है। वो बेगुनाह पति जिसने क्या क्या झेला इस दौरान, उसकी बेटी ने जो कुछ झेला, अब इनकी एक ही मांग है कि इन तीनों को कम से कम सजाए मौत मिले। तो अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, अब देखिए फैसला कब आता है। लेकिन इस केस को सुलझाने में वाकई कई चीज़ें बड़ी अहम साबित हुई। एक ब्रेन मैपिंग लाई डिटेक्टर, जो पुलिस वालों को पता था कि अदालत तो नहीं मानेगी, लेकिन उससे दूसरे सबूत और कड़ियाँ मिली। गाड़ी की सीट से वो सारी चीज़ें, और एक पति की 11 साल लंबी लड़ाई, और 11 साल बाद उसके माथे से वो दाग धुला। तो पुलिस, मैं बार बार कहता हूँ, अगर ईमानदारी से जांच करती है तो हर केस को उसकी मंजिल मिल जाती है। ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनुव्रत जेना, इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अनुव्रत। और ये अक्षय जेना जी के बेटे हैं। अनु शर्मा का भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अनु। श्रेया राज यादव, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये सविता एंड पिंटू यादव जी की बिटिया है। अफसान नूर, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अफसान। और ये कलीमुद्दीन सिद्दीकी की बिटिया है। रितेश जायसवाल, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे रितेश। और ये शकुन जायसवाल जी के पति हैं। साथ ही सुहान शरीफ, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सुहान। और ये सलमान शरीफ के बेटे हैं। रिया तिवारी, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे रिया। और ये अमित गुप्ता जी ने भेजा है। साथ ही एजाज सैफ़ी, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे एजाज। सोनल, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सोनल। और ये प्रेम की सिस्टर हैं। साथ ही शांतानु दत्ता, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे शांतानु। और सफ़ूरा फातिमा, इनका भी बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे सफ़ूरा। और ये तनवीर अंसारी की बिटिया हैं। एंड प्रीति, इनका भी बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये अंकुर पांडे जी की वाइफ हैं। साथ ही सपना सैनी एंड सनी सैनी, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई मुबारक। और ये भेजा है इनकी बिटिया आरवी सैनी ने। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।